Hello and welcome dear student. Welcome to the part 2 of CSI Net Mathematics June 2023 solution. लास्ट की वीडियो में हमने पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। इस वीडियो में लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट सी के क्वेश्चन। ठीक है, तो पार्ट सी में हमारे पास क्या है, जो पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है वो ये है कि लेट एफ ऑफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंटायर। ठीक है, अगर एफ ऑफ जेड तुम्हें एंटायर दे रखा है तो तुम्हें ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन कौन से फंक्शन एंटायर हो जाएंगे। एफ ऑफ जेड इज एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन वो होता है जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो, उसको हम एंटायर फंक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 7 टाइप के फंक्शन है जो एंटायर फंक्शन होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, पोलोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन जेड, कोस जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, कोस हाइपरबोलिक जेड। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। मैंने थ्योरी लेक्चर में जो भी स्टूडेंट में से पढ़े हुए हैं उनको मैंने ये सभी को ऑप्शन जो दे रखे हैं इनको मैंने प्रूफ कराया हुआ कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं बाय काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए के लिए, ऑप्शन ए के लिए हम सबसे पहले जो एफ ऑफ जेड है उसको हम क्या ज्यूम कर लेते हैं, एफ ऑफ जेड को ज्यूम कर लेते हैं जेड, विच इज ऑफ कोर्स ए पोलोमियल। पोलोमियल है ये, ठीक है, वन ऑर्डर की। अगर मैं यहां से देखूं तो दिस इज एंटायर, ऑफ कोर्स एंटायर फंक्शन है। ऑप्शन ए में बोलता है कि एफ ऑफ जेड है उसका बार करना है। ठीक है, तो बार करेंगे यहाँ से, ठीक है, कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा जेड का कॉन्जुगेट। और जेड का कॉन्जुगेट कितना होगा, अगर जेड की वैल्यू हम यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई ले ले, फिर एक्स कोमा वाई है तुम्हारे पास वो आर से आ रही है, तो यहाँ से हो जाएगी एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ से u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई यहाँ से कंपेयर करूं तो जो u की वैल्यू वो हो जाएगी x, और जो v है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई। अगर मैं u का डिफरेंशिएशन पार्शियली करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये 1 हो जाएगा, और u का विद रिस्पेक्ट टू y करूं तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली v का विद रिस्पेक्ट टू x करूं तो ये 0 हो जाएगा, v का विद रिस्पेक्ट टू y करूं तो माइनस 1 हो जाएगा। अगर यहां से मैं कोची रीमान इक्वेशन को देखूं तो कोची रीमान इक्वेशन होती है ux इज इक्वल टू वी वाई, ux इज इक्वल टू वी वाई एंड uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो यहां से देखो ux vy, तो ux कितना है 1, vy कितना है माइनस 1, तो यहां से ये करूं तो 1 इज इक्वल टू माइनस 1, विच इज नेवर पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे स्कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब जो z बार है ये एनालिटिक तो क्या है, ये नो वेयर एनालिटिक। ठीक है, नो वेयर एनालिटिक फंक्शन होता है जो किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता है। इसका मतलब एफ ऑफ जेड बार, ठीक है, एफ ऑफ जेड का कंप्लीट बार कंजुगेट वो एंटायर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट एफ ऑफ जेड बार, ऑप्शन बी में अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी में आपको दे रखा है एफ ऑफ जेड बार, तो यही ऑप्शन, यही एफ ऑफ जेड मान लीजिए। और यहां से अगर मैं एफ ऑफ जेड बार की बात करूं तो ये अगेन जेड बार आ जाएगा, और जेड बार को अभी हमने प्रूव किया है कि ये नो वेरिएबिलिटी होता है जो एंटायर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और अगर पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं ऑप्शन नंबर डी की ओर बात कर लेता हूँ, क्योंकि अगर बेशक ये पार्ट सी में पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन अगर पार्ट सी में भी अगर डी ऑप्शन गलत हो जाता है तो यहाँ से सिर्फ एक ऑप्शन तो होगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि चारों ऑप्शन गलत हो जाए। तो ऑप्शन डी को मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ। ठीक है, डी को मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि सी अगर चेक करोगे ना यहाँ से इस काउंटर एग्जांपल से एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड सी, तो यहाँ से आप एफ ऑफ जेड का बार तो ये हो जाएगा जेड बार का बार, ये दोबारा जेड के इक्वल हो जाएगा, और ये तो क्या होता है, एंटायर होता है। तो किसी काउंटर एग्जांपल से कोई ऑप्शन टिक नहीं करा जाता है, तो इसलिए हम सी को टिक नहीं करेंगे यहाँ से, क्योंकि पार्ट सी का क्वेश्चन है ये। तो इसलिए पहले डी को चेक कर लेते हैं, अगर डी गलत हो गया तो फिर मैं सी को टिक कर सकता हूँ, क्योंकि एक ऑप्शन तो टिक होगा ही होगा। तो अगर मैं देखूं तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, उन दोनों का सम है, दोनों का सम है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एफ ऑफ जेड का बार प्लस एफ ऑफ जेड बार, तो ये हो जाएगा जेड बार प्लस जेड बार, और ये हो जाएगा 2 ऑफ जेड बार। यहाँ से करें तो जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y आयोटा। और यहाँ से मैं दोबारा चेक करूं तो यहाँ से दोबारा चेक करूं तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2y हो जाएगी। सिमिलरली ux की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, uy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, v ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, v ऑफ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2। कोची रीमान इक्वेशन करूंगा तो पहली इक्वेशन से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2, विच इज नेवर पॉसिबल अगेन।
ठीक है, नेवर पॉसिबल, इसका मतलब ये फंक्शन नोवेयर एनालिटिक है। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है बच्चों वो भी गलत है। और कोई बच्चा बोलता है सर सी कैसे ठीक है, सी के लिए आप प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। एफ ऑफ जेड का बार दे रखा है, तो अगर मैं एफ ऑफ जेड को यहां से, ये ऑप्शन सी के लिए एफ ऑफ जेड को हमने क्या ज्यूम कर लिया, यू एक्स प्लस आईटा वी वाई। तो यहाँ से एफ ऑफ जेड क्या दे रखा है, एंटायर एंटायर दे रखा है, तो कोचेर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो यहाँ से आप एफ ऑफ जेड बार निकालिए, फिर इसका कंजुगेट निकालिए, तो वो करोगे तो वहां पे जो ये फंक्शन आएगा ये कोची रीमान इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वो आप इजिली यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, तो वो आप कर लेना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से पूछा हुआ है, ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप एक पैटर्न देख रहे हो, लास्ट टू लास्ट एग्जाम में भी, लास्ट के एग्जाम में भी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म के है वो सिर्फ 2x2 की मैट्रिक्स पे पूछने लगा है, ठीक है। 3x3 पे भी पूछता है, लेकिन 2x2 पे पूछने लगा है ताकि क्वेश्चन और आसान हो जाए। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। तो तीन क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है उसने, पहले का नाम ए दे रखा है, दूसरी का बी, तीसरी का सी, ठीक है। इनमें बोलता है इक्विवेलेंट कौन सा डेफिनेट किस, आप दो तीनों की डेफिनेटनेस निकाल लीजिए क्या होगी। तो सबसे पहले मैं ए की चेक कर लेता हूँ। तो ए उसने दे रखी है 6x² माइनस 13xy प्लस 6y²। तो यहाँ से अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बनाऊंगा, तो मैं सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स बना लेता हूँ। तो मैट्रिक्स इसकी बनेगी, तो मैट्रिक्स ऑफ ए उसको मैं एम ऑफ ए लिख देता हूँ। तो वो बनेगी 6 माइनस 13/2 माइनस 13/2 एंड 6। इसको मैं आइगन वैल्यू अप्रोच से कर लेता हूँ। आइगन वैल्यू अप्रोच से रिजल्ट क्या होता है कि अगर इस मैट्रिक्स की दोनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव डेफिनेट है, दोनों आइगन वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव डेफिनेट है। अगर एक जीरो है, एक पॉजिटिव है तो सेमी पॉजिटिव है, एक जीरो है एक नेगेटिव है तो सेमी नेगेटिव है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये इनडेफिनेट है। तो मैं यहाँ से इसकी करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल लिखूं तो वो बनेगी तुम्हारे पास सी ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा एंड माइनस 15/4, ठीक है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। यहाँ से इसकी आइगन वैल्यू निकाली तो हो जाएगी तुम्हारे पास 12 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 144 प्लस 15 अपॉन, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू ए वन है, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास ये 12 प्लस माइनस 13/2। तो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी यहाँ से 25/2 और एक आ जाएगी -1/2। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब ये इनडेफिनेट फॉर्म है, ठीक है, इनडेफिनेट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हम बी पे कर लेते हैं, ऑप्शन बी पे चेक करते हैं। अब ए पे इंडिविजुअली उसने कुछ नहीं दे रखा है, तो इसलिए बी पे चेक करनी पड़ेगी। तो बी की मैट्रिक्स बनाऊंगा तो इसको मैं एफ ऑफ बी लिख देता हूँ, डायरेक्टली मैं बना रहा हूँ। यहाँ से बी ए दे रखा है, बी ए दे रखा है, तो इसकी मैट्रिक्स बनेगी 1 माइनस हाफ एंड 1। सिमिलरली यहाँ पे मैं अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलोमियल लिखूं तो वो सी ऑफ बी लिख देता हूँ, वो बनेगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा एंड प्लस 7/4, ये बन जाएगी यहाँ से। और यहाँ से इसकी आइगन वैल्यू निकालूंगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 9 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -7/2। तो यहाँ से करूंगा तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर 2/2। तो यहाँ से सिर्फ ये देख लो आइगन वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो 3 प्लस माइनस √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41। तो यहाँ से करेंगे तो 3 में से घटाएंगे 2 करेंगे तो ऑफकोर्स दोनों आइगन वैल्यू से क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इसको लैम्डा 1 बोल देते हैं, इसको लैम्डा 2, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट बी इज पॉजिटिव डेफिनेट, दिस इंप्लाइज दैट बी इज पॉजिटिव डेफिनेट। और ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सिमिलरली अगर सी की बात करूं मैं, अब सी पे आते हैं। तो सी की जो मैट्रिक्स बनेगी वो बना लेता हूं मैं, सी की उसको एम सी बोल देता हूं। तो ये बनेगी तुम्हारे पास 1 माइनस हाफ, ठीक है, और यहाँ पे कितने हो जाएगा -2, ठीक है, ये -2 दे रखा है यहाँ पे, ये इसलिए। सिमिलरली इसकी मैं अगर करेक्टरिस्टिक पोलोमियल बनाऊं तो सी ऑफ जी लिख लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो वो बनेगी लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 9/4। तो यहाँ से अगर मैं इसकी आइगन वैल्यू निकालूं तो बनेगी लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 9/2। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 10/2। और यहाँ से देखो तो इसमें जो तुम्हारे पास आएगी वो एक तो पॉजिटिव आएगी और एक क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगी, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, इनडेफिनेट फॉर्म। तो ये जाएगी तुम्हारे पास इनडेफिनेट
फॉर्म, इनडेफिनिट फॉर्म हो जाएगी। तो अब देखो ये भी इनडेफिनिट फॉर्म है, अम्म, ये भी इंडेफिनिट फॉर्म है, ठीक है। अगर ये दोनों इंडेफिनिट फॉर्म है तो ए और सी क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव हो जाएगी और एक हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस 10 अंडर 10, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो ए एंड सी आर बोथ इनडेफिनिट एंड बोथ आर इक्विवेलेंट, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोलता है ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, वो तो गलत है, ठीक है। ए तो इनडेफिनिट फॉर्म है, बी पॉजिटिव डेफिनिट फॉर्म है, तो ए तो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन फोर में बोलते हैं सी इज पॉजिटिव डेफिनिट, लेकिन वो क्या है, इनडेफिनिट फॉर्म, तो ऑप्शन फोर्थ है वो भी क्या है, रॉन्ग है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो मैं क्लास में हर बार हर वक्त बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, शायद लास्ट टाइम नहीं पूछा था लेकिन फिर से इसका नंबर आ चुका है, ठीक है। अब की बार फिर पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मैट्रिक्स आ जाएगी उसका सब कुछ आपको साफ साफ नजर दिखाई देगा क्या इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन देखो, पहले मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, जिस भी स्टूडेंट ने भेजा है क्या पता उसने, मैं पढ़ा रहा हूँ उस लैंग्वेज में पूछा हुआ है। तो ये वी जो वेक्टर स्पेस दे रखा है उसने, वी उसने दे रखा है P10R, ये दे रखा है। P10R का मतलब होता है कि ऑल द पोलोमियल हुज डिग्री इज एट मोस्ट 10, ठीक है, वो सारी पोलोमियल एंड हुज कोफिशिएंट आर फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, ये वेक्टर स्पेस दे रखा है। और तुम्हें पता है कि इस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशंस है वो तुम्हारे पास कितनी होती है, 11, ठीक है, 11 होती है, ठीक है। यानी इस टाइप की सारी पोलोमियल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र एंड अप टू सो ऑन ए एंड ए 10 एक्स रेज टू पावर 10, तो इस टोटल ए नॉट ए वन कितने बनेंगे, 11 बनेंगे, तो इसलिए इसकी डायमेंशंस कितनी होगी, 11 होगी, ठीक है। हम इसकी बेसिस मान लेते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस मान लेते हैं, तो वो मान ली मैंने 1 एक्स एक्स स्क्र एक्स क्यूब एंड अप टू सो ऑन एक्स रेज टू पावर 10, ये मैंने इसकी क्या मान ली, बेसिस मान ली। अब बेसिस से अगर मैं इसकी इमेज निकालूं बाय द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है कि कोई भी पोलोमियल है आप उस पर टी लगाओगे तो टी लगाते ही वो उसका डेरिवेटिव कर देगी, ठीक है, डेरिवेटिव करोगी करेगी, तो टी ऑफ वन निकालेंगे तो वो कितना आएगा, जीरो आएगा। टी ऑफ एक्स निकालेंगे तो वो वन आएगा। टी ऑफ एक्स स्क्र निकालेंगे तो वो टू एक्स आएगा। सिमिलरली टी ऑफ एक्स क्यूब निकालूंगा तो वो मैं थ्री एक्स स्क्र आएगा। टी ऑफ एक्स की पावर फोर निकालूंगा तो मैं फोर एक्स की क्यूब आएगा, एंड अप टू सन इस तरीके से चलते चले जाएंगे। तो टी ऑफ एक्स रेज टू पावर 10 निकालेंगे तो वो 10 एक्स रेज टू पावर 9 आएगा। अब यहाँ से अगर मैं इस पोलोमियल की इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिखूं, तो मैट्रिक्स ऑफ टी, ठीक है, या टी बोल देता हूं मैं उसको, तो वो तुम्हारे पास बनेगी, यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं हम, पहले तो जीरो, ये जीरो आया ना तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, ठीक है, ऐसे लिखते हैं बच्चों, में बता दो। पहले यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म लिखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं, फिर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं, फिर यहाँ पे एक्स की पावर थ्री का एंड अप टू सो लास्ट में एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे जीरो, फिर जीरो एंड अप टू यहाँ पे जीरो। नेक्स्ट यहाँ पे वन आ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की इमेज, फिर यहाँ पे जीरो एंड अप टू यहाँ पे जीरो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो इमेज है वो टू एक्स है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे टू आ जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो एंड अप टू यहाँ पे जीरो, फिर नेक्स्ट बनेगा जीरो जीरो थ्री और यहाँ पे जीरो एंड अप टू फिर जीरो 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 फोर जीरो एंड अप टू ऐसे चलते चले जाएंगे, तो लास्ट में जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस टाइप की बनेगी। लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है, सॉरी 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो, तो इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी ये 11 क्रॉस 11 की। तो ये मैट्रिक्स बन गई। ये जो मैट्रिक्स बनी है ये अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स पे उसने ऑप्शन पूछ लेते हैं क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट में बोलता है कि उस मैट्रिक्स का रैंक है वो 10 आएगा, ऑफ कोर्स ये ऑलरेडी रो इक्लोन फॉर्म में है, जो मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी रो इक्लोन फॉर्म में है। इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो एंड अप टू सो यहाँ पे देखेंगे तो 9, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 9, तो जिसका रैंक है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 11 क्रॉस 11 की मैट्रिक्स है, और 11 क्रॉस 11 की मैट्रिक्स का सिर्फ लास्ट रो जीरो बन रही है, तो लास्ट रो जीरो बन रही तो टोटल रोज कितनी बन गई, 10 बन गई, तो यहाँ से रैंक ऑफ टी है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओके। और ऑफ कोर्स इसकी डेटर्मिनेंट की बात करें तो डेटर्मिनेंट क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट उसकी डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है। डायगोनल एंट्रीज में क्या आ गया, जीरो, तो डेटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ट्रेस की बात करूं तो ट्रेस ऑफ टी डायगोनल एंट्रीज का सम, और इस मैट्रिक्स की तो सारी ही एंट्रीज डायगोनल की क्या है, जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो एंड अप टू सम
10 टाइम्स तो ये कितना आ जाएगा 0, तो इस मैट्रिक्स का रैंक भी ट्रेस भी कितना है 0। और लास्ट ऑप्शन में बोलता है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ में ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ टी आर जीरो। ऑफ कोर्स ये निलपोटेंट मैट्रिक्स बनेगी, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जस्ट उसके डायगोनल एंट्रीज होती है, और डायगोनल एंट्री कितनी है सारी जीरो है, तो इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए है वो भी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो भी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो भी ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है वो भी ठीक है। ठीक है, तो इसके क्या आ जाएंगे, ऑल करेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे आंसर हो जाएंगे इसके। ओके, तो ये पार्ट सी के मैंने 3 क्वेश्चन जो किसी स्टूडेंट ने मेरे पास भेजे थे वो किए हैं मैंने। अब कुछ और बच्चों ने क्वेश्चन भेज रखे हैं मेरे पास पार्ट बी के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो पार्ट बी के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। अभी तक जिन बच्चों ने नहीं भेजे हैं वो इस नंबर पे मुझे भेज सकता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 9813155942। ठीक है, इस नंबर पे मुझे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन भेजे, मैं उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप सॉल्यूशन भेज दीजिए। अगर इस वीडियो लेक्चर में कोई भी करेक्शन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी सजेशन है आपकी, कोई क्वेश्चन गलत कराया है तो वो आप मुझे बताएं। ठीक है, तो वो मैं ठीक कर दूंगा। ओके, स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है तो वो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि बच्चों ने भेजे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।